नमस्कार। श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर, जिला हनुमानगढ़। बीएससी थर्ड में सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट तथा नॉमेनक्लेचर के बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पॉलीमर्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जो कि छोटे छोटे सिंपल यूनिट्स से मिलकर एक जेंट मॉलिक्यूल तैयार होता है, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल बना होता है, यानी वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। और इन छोटी छोटी इकाइयों में आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स को समझने से पहले हमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में समझना होगा, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉलीमर्स और दूसरा 3 डायमेंशनल लेटिस नेटवर्क वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो जो पॉलीमर्स हैं ये ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें संरचनात्मक इकाई के रूप में एक या अधिक छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मोनोमर यूनिट्स ही आपस में बार बार जुड़ने पर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, यानी जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीइथीन। अब लेमैन लैंग्वेज में भी हम जैसे मार्केट जाते हैं तो पॉलीथीन की थैलीज मिलती है, चाहे आप सब्जी वाले के शॉप पे जाते हो या किराने के शॉप पे जाते हो, कहीं भी वहाँ पर एक थैली मिलती है जो कि बड़े आम भाषा में उसे पॉलीथीन कहते हैं। एक्चुअली ये पॉलीमर, पॉलीइथाइलीन एक पॉलीमर है, इसके ये थैले बने होते हैं और इन्हें इसी नाम से, पॉलीथीन के नाम से ही आम भाषा में जाना जाता है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं इनमें जो मोनोमर यूनिट्स है, यानी जो छोटी इकाई है, वो एक मॉलिक्यूल है। दूसरी तरफ ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनमें संरचनात्मक इकाई के रूप में परमाणु होते हैं। ये परमाणु सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं इन्हें कहते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिनमें 3 डायमेंशनल लेटिस उनके अंदर होता है। जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स 3 डायमेंशनल लेटिस में जुड़ के क्वार्ट्ज बनाते हैं। हीरा जो होता है वो कार्बन का 3 डायमेंशनल लेटिस एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से मैक्रोमॉलिक्यूल को हम 2 कैटेगराइज में बांट सकते हैं कि पहला जो कि मोनोमर यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे तरह के जिनके अंदर मोनोमर यूनिट एटम्स होते हैं। तो बीएससी पार्ट 3 के अंदर जो आपके सिलेबस में है वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स समान अथवा भिन्न संरचना वाले सरल एवं
कम अणु भार वाले अणु आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और ये प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है और जो मैक्रोमोलिक्यूल बनता है वो पॉलीमर कहलाता है। तो जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है जो आपस में मिलकर उस पॉलीमर का निर्माण करते हैं उन्हें मोनोमर यूनिट कहते हैं, यानी एकलक, हिंदी में इसे कहते हैं मोनोमर यूनिट। तो यहाँ एक सिंपल आप रिएक्शन देख रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोनोमर एक प्रोसेस के थ्रू मोनोमर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। एक एग्जांपल है इथीन का, जो अंडर प्रोसेस होके पॉलीइथीन बनाता है जो एक पॉलीमर है। और सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई मोनोमर इसमें कहलाती है। तो अब इसमें आप देख रहे हो इस रिएक्शन में कि जो इथीन है इनके अनेक अणु यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर पॉलीइथीन बनाते हैं। तो यहाँ पर इथीन एक मोनोमर हो गया और पॉलीइथीन एक पॉलीमर हो गया। तो किसी बहुलक में उपस्थित मोनोमर यूनिट्स की संख्या यानी जो n है उसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलकीकरण की मात्रा। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, किसी पॉलीमर में उपस्थित मोनोमर यूनिट्स की संख्या को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और वह पूर्ण इकाई जो एक बहुलक में बार बार आती है उसे रिपीट यूनिट कहा जाता है। और नॉर्मली जो मोनोमर्स होते हैं उनमें ये एकलक के समान होती है। और किसी पॉलीमर चेन में उसकी लेंथ n यानी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है उसके मान पर निर्भर करती है। अब इनको n की संख्या के आधार पर भी हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। अगर n की संख्या 10 से 100 के बीच में रहती है यानी मोनोमर यूनिट की संख्या 10 से 100 के बीच है तो वो ओलिगोमर कहलाता है। और ऐसे पॉलीमर जिनमें n का मान 100 से अधिक होता है उन्हें हाई पॉलीमर कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की। तो इसका नामकरण पॉलीमर का हम उसमें उपस्थित मोनोमर यूनिट के आधार पर किया जाता है। और मोनोमर यूनिट के नाम से पहले पोली POLY प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो यह पॉलीमर बन जाता है, यानी मोनो की जगह ये पॉलीमर हो जाता है। जैसे इथीन का पॉलीमर है तो उसके इथीन के शब्द से पहले पॉली POLY जोड़ दिया जाता है तो वो पॉलीइथीन हो गया। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। तो प्रीफिक्स पॉली इसमें लगाया जाता है नामकरण से पहले। तो इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में इनका नामकरण किया गया है, जिसमें होमोपॉलीमर कहेंगे और दूसरी कैटेगरी कहलाएगी कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स जिनमें मोनोमर यूनिट्स सेम होती हैं उन्हें होमोपॉलीमर्स कहता है। जैसे एग्जांपल हो गया पॉलीइथाइलिन, जो कि इथाइलिन का होमोपॉलीमर है क्योंकि इसकी
चेन में केवल इथाइलिन मॉलिक्यूल होते हैं। इसी प्रकार से पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, जिसमें विनाइल क्लोराइड का होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें केवल विनाइल क्लोराइड के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरे कोपॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर यूनिट्स होती हैं, उन्हें कोपॉलीमर कहते हैं, या इन्हें मिक्स्ड पॉलीमर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे नायलॉन 66 एक कोपॉलीमर है, और जिसमें हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड का एक पॉलीमर है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका टेरिलिन, जो कि 1,2-एथेन डायऑल तथा टरथैलिक एसिड का कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर भी कोपॉलीमर भी अलग अलग, जैसे रेखिक, शाखित, तिर्यकबद्ध संरचना युक्त होते हैं। जो दो अलग अलग मोनोमर यूनिट्स होती हैं, उन्हीं की संरचना के आधार पर ही ये अनेक प्रकार के पॉलीमर्स इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जैसे अल्टरनेट कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर एंड ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स के का इंट्रोडक्शन तथा इनके नोमेनक्लेचर के बारे में हमने अध्ययन किया, किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर के बारे में भी हमने चर्चा की। थैंक यू सो मच।